चलिए, हमने यहां तक कवर कर लिया था ऑब्जेक्टिविटी इम्पेयर्ड बाय प्रीवियस असाइनमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिट पर्सनल। जस्ट टू गिव यू अ क्विक रीकैप, यहां पर जो हमने चीजें डिस्कस करी थी, तो हमने यही बोला था, जब भी हम इम्पेयरमेंट की बात बोलेंगे कि आप अपना इंटरनल ऑडिट का टास्क ये मान लिया जाएगा कि इम्पेयर्ड हो चुका है। उसके हमने बहुत सारे फैक्टर्स लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 एंड लेक्चर नंबर 4 में सो फार डिस्कस करें हैं। और अगर किसी कैंडिडेट का ये फर्स्ट लेक्चर है, सो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में लेक्चर नंबर 1 to 4 आप इस मॉड्यूल के इस चैप्टर के जरूर देखें, तो आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो हम यहाँ पर हमने डिस्कस किया था लास्ट। अब यहाँ से जो मेन इंट्रिकेसी है उसको एक बार समझ लेते हैं। ऑब्जेक्टिविटी impaired बाय असाइनमेंट ऑफ नॉन ऑडिट फंक्शंस टू इंटरनल ऑडिट पर्सनल। इंटरनल ऑडिट टीम का जो हेड होता है वो कौन होता है? CAE, चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव। हम चाहें तो उसे एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक से ज्यादा फंक्शंस की भी दे सकते हैं। ही में बी असाइन इंटरनल ऑडिट के अलावा भी, बट द पॉइंट इज कि किस सिचुएशन में ये मान लिया जाएगा कि जो हमने उसको एडिशनल टास्क दिए हैं इंटरनल ऑडिट के अलावा भी, उसमें वो एक एग्जाम्पल करेंगे, पूरा समझेंगे, फिर थ्योरी पे वापस आएंगे, कोई जल्दी नहीं है। जो हमने उसे एडिशनल टास्क दिए हैं इंटरनल ऑडिट के अलावा भी, तो ये कब मान लिया जाएगा कि वो एडिशनल टास्क देने की वजह से उसकी जो इंडिपेंडेंस है, जो एक उसने विदाउट एनी बायसनेस काम करना था, वो अब नहीं रही और वो इम्पेयर्ड हो चुकी है उसकी इंडिपेंडेंस। एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा और फिर थ्योरी पे वापस आएंगे। चलिए बेटा, एग्जाम्पल ये है, कंपनी लेते हैं एस्क्वीज LLC, सॉरी। अब एस्क्वीज LLC के ऑपरेशंस एक्सपैंड हो चुके हैं, स्पेशली इंटरनल ऑडिट टीम मेंबर्स अपॉइंट हुए हैं कुछ कोर फंक्शन एरियाज के लिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि उनके IT डिपार्टमेंट, चाहे वो परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स है, सब जगह उन्होंने इंटरनल ऑडिट की पूरी टीम बिठा रखी है, एंड फॉर अदर डिपार्टमेंट्स एज वेल। बट अब IT डिपार्टमेंट में उन्होंने बोला है इमीडिएटली हमें एक रिक्वायरमेंट है एक ERP डेवलप करवाने की। ERP आप समझते हैं, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, एक सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे फंक्शंस और स्ट्रीमलाइन हो जाए। ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कोई CRM डेवलप करना है, ERP डेवलप करना है, तो इनकी ऑडिट टीम का जो हेड है, लेट सपोज चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव, उसका नाम है मिस्टर रॉबर्ट। मिस्टर रॉबर्ट कहते हैं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, मैं जो है कंसल्टेंसी, ये अब इसी ऑडिट टीम, ये रॉबर्ट जो है ना, एट द सेम टाइम CAE भी है किसका? ऑफ दिस कंपनी ओनली, एस्क्वीज LLC का। नाउ द पॉइंट इज कि ये इस कंपनी का, इस फॉरेन कॉरपोरेशन का अगर ऑडिटर है, तो क्या वो जिस डिपार्टमेंट का ऑडिट कर रहा है, क्या उसी डिपार्टमेंट का ERP सिस्टम डेवलप कर सकता है या CRM सिस्टम डेवलप कर सकता है? पहला क्वेश्चन तो मेरा आपसे यही है। क्या ये मान लिया जाएगा कि उसकी जो इंडिपेंडेंस है, जो ऑब्जेक्टिविटी है, वो इम्पेयर्ड हो चुकी है? इंडिपेंडेंस वर्ड हाउएवर हम इंटरनल ऑडिट फंक्शन एक्टिविटी के लिए यूज करते हैं, और इंटरनल ऑडिटर्स के लिए टर्म हमारी क्या आती है? ऑब्जेक्टिविटी। तो क्या हम मान लें कि इंटरनल ऑडिटर रॉबर्ट की ऑब्जेक्टिविटी इंपेयर्ड हो चुकी है, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट का उसने इंटरनल ऑडिट करना है, अब उसी डिपार्टमेंट का वो क्या है, ERP और CRM सिस्टम डेवलप करने पे आ गया है? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? अब मैं चैट बॉक्स में आप सबके आंसर्स पढ़ती हूँ। नहीं, क्योंकि जो उसका मेन टास्क है उसमें ही हिंड्रेंस आ जाएगा। क्या वो अच्छे से ऑडिट कर पाएगा? अब इंटरनल ऑडिट नहीं, क्योंकि उसी डिपार्टमेंट पे वो वही सिस्टम डेवलप कर और बाद में उसी की उसने ऑडिट करनी है। तो यहां पर इंपेयर्ड हो जाएगी क्या? उसकी ऑब्जेक्टिविटी। सबको क्लियर हो गया? एनीबडी हैविंग एनी डाउट? सौरभ, आपको भी समझ में आ गया है? सिंस यू हैव मिस्ड अर्लियर 4 लेक्चर्स, तो आई बिलीव आपको ये वाला एग्जाम्पल तो क्लियर हो चुका है।
so that we can proceed further. अब हम थियोरी पे भी वापस आएंगे. चलिए, अब पढ़ेंगे किस चीज को? नोट्स को पढ़ना तो अब बनता है. चलिए, द चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं जो कि आउटसाइड द स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट है ना. जैसे कि इसी एग्जाम्पल में हमको चेंजेस इनकॉर्पोरेट करते हैं. सपोज इस एस्क्वीज एलएलसी ने और अपने कोई भी डिपार्टमेंट के जो फंक्शंस हैं, सपोज आईटी डिपार्टमेंट इनको नहीं दे रखा ऑडिट के लिए. वो कहते हैं कि हम खुद ही बहुत सक्षम है, देयर इज नो नीड एट ऑल, उसका आपको ऑडिट नहीं देना, सिर्फ परचेज सेल्स और अदर डिपार्टमेंट्स को ऑडिट दे रखा है. अब बताइए, ये चेंज डालने की वजह से अब क्या वो आउटसाइड द स्कोप है? ये जो एडिशनल इसका सीआरएम वगैरह डेवलप कर रहे हैं या ईआरपी सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, क्या अब ऑब्जेक्टिविटी इंपेयर्ड होगी कि नहीं होगी? बता दीजिए. अब ऑब्जेक्टिविटी इंपेयर्ड होगी? अभी वो आईटी डिपार्टमेंट के ऑडिट फंक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, नहीं है इन्वॉल्व. अब सिर्फ परचेज और अदर डिपार्टमेंट्स को देख रहे हैं. सो ऑब्वियसली अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम इसको बोल सकते हैं, जो हम थ्योरी में भी टर्मिनोलॉजी का, सेंटेंस का यूसेज कर रहे हैं, आउटसाइड द स्कोप ऑफ, सॉरी, इट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, है ना. तो ये एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको दी जा सकती है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. ठीक है, यही हम यहाँ पे पढ़ रहे थे बेटा. The chief audit executive may be assigned responsibility for one function or more than one functions outside the scope of internal auditing, लेकिन उससे उसकी ऑब्जेक्टिविटी इंपेयर नहीं होनी चाहिए उन नॉन ऑडिट फंक्शंस की वजह से. इसके साथ साथ where the chief audit executive has or is expected to have rules for those responsibilities that fall outside of internal auditing, the safeguards must be put in place to limit impairments. इसी एग्जाम्पल को थोड़ा और बढ़ाते हैं. यहां पर वो क्या कहना चाहते हैं? एट्रीब्यूट स्टैंडर्ड 1112. अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि क्या ये स्टैंडर्ड्स याद रखने हैं? नॉर्मली नहीं याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, सिर्फ कंटेंट याद रख लो वही बहुत है. ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अगर आउटसाइड द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, जैसे कि वो गिवन एग्जांपल में आईटी डिपार्टमेंट का इंटरनल ऑडिट फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा मिस्टर रॉबर्ट, तो इसका सीआरएम और ईआरपी सिस्टम डेवलप कर सकता है, बट एट द सेम टाइम अच्छे इंटरनल कंट्रोल्स लगे होने चाहिए, है ना. अच्छे हमारे सेफगार्ड्स लगे होने चाहिए कि किसी भी सिचुएशन में क्या ना आ पाए. अगर ये आईटी डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं दूसरे डिपार्टमेंट जिनका वो ऑडिट कर रहा है, कहीं ना कहीं इसके फंक्शंस या कोई भी ऐसा पर्सन यहाँ से वहां कनेक्टेड है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है ना, सेपरेट सेपरेट पर्सन सेपरेट सेपरेट टास्क के लिए नहीं है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये चीज देखना बहुत असेंशियल है कि हमेशा क्या रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे. और ट्रांसपेरेंसी रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल्स जो हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम अपने ऑडिटर को ही उस डिपार्टमेंट में भेज रहे हैं कोई और टास्क परफॉर्म करने जिसका वो इंटरनल ऑडिट कैरी आउट नहीं कर रहा, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपनी तरफ से सतर्क रहें, कंट्रोल्स लगाएं, सेफगार्ड्स लगाएं, ये वो कहना चाहते हैं. चलिए, देन फर्दर अगर हम इसकी बात बोलें, इसको फर्दर इंटरप्रेट करें स्टैंडर्ड 1112 को, तो जो चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव है, ही मे बी आस्क्ड टू टेक ऑन एडिशनल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ले सकता है आउटसाइड द इंटरनल, रिस्क मैनेज करने के लिए, कंप्लायंस करने के लिए, जैसे स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस होती हैं. ठीक है, बट दीज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इनकी वजह से दे मे इम्पेयर और appear to impair the organizational independence of the internal audit activity or the individual objectivity of the internal auditor. क्या कहना चाहते हैं कि अगर एडिशनल टास्क की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है कि उसकी ऑब्जेक्टिविटी इंपेयर्ड होती है एज एन इंडिविजुअल, जैसे यहां पर एक मैं पॉइंट रिपीट करूंगी सभी स्टूडेंट्स के लिए, इट्स अ काइंड ऑफ रिवीजन. इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी के लिए हमारी क्या टर्मिनोलॉजी का यूसेज होता है बेटा? और इंटरनल ऑडिटर्स के लिए जब इंपेयरमेंट होती है तो क्या टर्म यूज होती है? बी क्विक, गिव योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स. इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी के लिए IAA और इंटरनल ऑडिटर के लिए बताइए चैट बॉक्स में. इंटरनल ऑडिटर के लिए जो हम यूज करते हैं वो कौन सी टर्म है, और इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी के लिए कौन सी टर्म है? आंसर्स आने स्टार्ट हो गए, दैट्स गुड. अगर हम इंडिपेंडेंस वर्ड की बात करते हैं तो वो यूज होती है एक्टिविटी के लिए, और ऑब्जेक्टिविटी के लिए हम
इंटरनल ऑडिटर का समझते हैं। जिन स्टूडेंट्स का ये लेक्चर नंबर 1 है उनके लिए पॉइंट बहुत क्रूशियल है, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। इंटरनल ऑडिटर जब बायसनेस आती है तो उसके लिए जो ऑडिट में टर्मिनोलॉजी का यूसेज किया जाता है कि अब वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी बायसनेस इन्वॉल्व है, तो हम उसको बोलते हैं कि उसकी ऑब्जेक्टिविटी इंपेयर्ड होगी। यही अगर हम पूरी ऑडिट टीम के लिए बात करते हैं, पूरी ऑडिट टीम के लिए बात करते हैं, सपोज मिस्टर रॉबर्ट और उसके अंदर 3-4 पर्सन और काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारी टर्मिनोलॉजी जो इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी आती है, तो उसके लिए हम किस टर्मिनोलॉजी का यूसेज करते हैं? इंडिपेंडेंस इंपेयर्ड होगी। यानी कि इंडिपेंडेंस वर्ड जो है, सॉरी, इंडिपेंडेंस वर्ड जो है वो आपका किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है? इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी के लिए। और ऑब्जेक्टिविटी वर्ड किसके लिए यूज होता है? इंटरनल ऑडिटर के लिए। इट्स रियली इंपॉर्टेंट, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ एमसीक्यू। हमेशा याद रखें, ऑडिटर के लिए ऑब्जेक्टिविटी टर्म यूज होता है जब वो विदाउट एनी बायसनेस काम करे, और इंटरनल ऑडिट टीम के लिए पूरी एक्टिविटी के लिए इंडिपेंडेंस वर्ड। अब हम वापस एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। तो वो ये कहते हैं मॉनिटरिंग करो, सेफगार्ड्स लगाओ, कंट्रोल लगाओ, है ना, कि अगर कुछ अभी इंपेयरमेंट नहीं है लेकिन अगर कोई पोटेंशियल इंपेयरमेंट हो सकती है फ्यूचर में, पोटेंशियल येट टू बी यू नो कमिंग इनटू द सिनेरियो इन द फ्यूचर कोर्स ऑफ टाइम, अभी नहीं है बट फ्यूचर में इंपेयरमेंट हो सकती है, तो उसका ध्यान रख के पहले से ही आप प्रोएक्टिव रहो और स्टेप्स लीजिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? वो कह रहे हैं कि पीरियोडिकली इवैल्यूएट करो रिपोर्टिंग लाइन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए मॉनिटरिंग करो क्या कोई और ऑल्टरनेटिव प्रोसेस हो सकता है। यहाँ पे बेटा दो चीजें हैं, यहाँ पर अब मुझे आपके 5 मिनट्स 100% फोकस चाहिए। पहला उन्होंने बोला, स्क्रॉल डाउन करती हूँ मैं नोट्स को, चलिए, पहली वो चीज बोल रहे हैं, द वेरी फर्स्ट थिंग ओवर हियर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है जिसमें वो इंटरनल ऑडिट नहीं कर रहे, करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, बट द पॉइंट इज कि उसको किसको रिपोर्ट करना है? उस डिपार्टमेंट के हेड को करना है, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसका जो मेन ऑडिट वाला काम है दूसरे डिपार्टमेंट्स का, वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा दूसरा मेन पॉइंट, दूसरा मेन पॉइंट ये है जो इन्होंने यहां पर स्टिपुलेट करा है, दैट इज प्योरली जो हमने यहां पर अंडरलाइन करा था, ऑल्टरनेटिव प्रोसेस, कि क्या कोई ऑल्टरनेटिव हमारे पास है कि नहीं। मैं अभी चैट बॉक्स भी पढ़ूंगी बेटा, क्या हमारे पास कोई और ऑल्टरनेटिव है कि उस ऑडिटर को वो टास्क ना दे के हम किसी और से काम करा लें, किसी और रूट या चैनल को दे के किसी और से वो काम करवा लें, ताकि जो पोटेंशियल इंपेयरमेंट हो सकती है, अभी हुई नहीं है, जो हो सकती है फ्यूचर में, वो हो ही ना। तो एक तो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान रखें, दूसरा अगर कोई ऑल्टरनेटिव पॉसिबल है सो आपको वो वाला जो एक ऑप्शन है उसकी तरफ प्रोसीड करना चाहिए, इंस्टेड कि आप इंटरनल ऑडिटर को या उसकी टीम के मेंबर्स को ही दूसरे डिपार्टमेंट जिसका वो ऑडिट नहीं कर रहा, दूसरे फंक्शंस, नॉन ऑडिट फंक्शंस के लिए टास्क असाइन करें। अब आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग implementation standard provides guidance for these situations. Assurance engagements for functions over which the chief audit executive has responsibility, they must be overseen by a party outside the internal audit activity. Very important. अब वो क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे? अब वो ये कहना चाहते हैं ऑडिट टीम में, जैसे गिवन एग्जांपल में यहाँ पर मिस्टर रॉबर्ट था, और लेट्स सपोज मिस्टर रॉबर्ट के अंडर 4 पर्सन काम कर रहे हैं, मिस्टर रॉबर्ट के अंदर, है ना। तो इन 4 पर्सन जो ऑडिट टीम में हैं, इनको तो इनके एक्ट को कौन सुपरवाइज कर लेगा? मिस्टर रॉबर्ट। बट द पॉइंट इज कि मिस्टर रॉबर्ट जो चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव है, उसका काम कौन सुपरवाइज करेगा? ऑब्वियसली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और अगेन मैं यहां पर एक चीज रिपीट कर रही हूं, हमेशा दो तरह की रिपोर्टिंग होती है, फंक्शनल एज वी डिस्कस इन द फर्स्ट लेक्चर, और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव। जो भी इंटरनल ऑडिटर टीम का हेड होता है, ये इंटरनल ऑडिटर्स टीम मेंबर्स हैं, वो दो तरह से रिपोर्ट करते हैं। फंक्शनल रिपोर्टिंग का मतलब डायरेक्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, कंपनी के। एडमिनिस्ट्रेटिव टीम मतलब कोई मैनेजरियल हेड के पर्सन को, डिपार्टमेंट वाइज नहीं, जो चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव है, कंपनी का सीईओ सीएफओ है उसको, सीईओ है चाहे सीएफओ है,
सॉरी, उसको जब आप करते हो वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टिंग कहलाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को करते हो तो फंक्शनल कहलाती है। अब वो यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, उस पॉइंट पे मेन आते हैं। अगर ऐसा है कि वो कोई अश्योरेंस एंगेजमेंट्स ऐसे फंक्शन के लिए कर रहा है, ठीक है, ओवर विच द चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कोई पर्सन आउटसाइड द इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी का मतलब ये है कि इसके जो टीम मेंबर्स है ना, रॉबर्ट और उसके 4 टीम मेंबर्स, उसके अलावा कोई थर्ड पर्सन जो है, ऑब्वियसली इस कंपनी का सीईओ, सीएफओ, एस्क्वीज एलएलसी का गिवन एग्जांपल में, या उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ ऑडिटिंग एग्जीक्यूटिव जो इंटरनल ऑडिट टीम का हेड है मिस्टर रॉबर्ट, जो कहलाता है चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव, उसको कौन सुपरवाइज करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड इन सम सिचुएशंस उस कंपनी का सीईओ, सीएफओ, कोई सीनियर हेड पर्सनल। ये वो यहां पर कहना चाहते हैं, जो कि इंटरनल ऑडिट का टीम का पार्ट नहीं है। ठीक है, अब आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए, ऑब्जेक्टिविटी इंपेयर्ड बाय परफॉर्मेंस ऑफ कंसल्टिंग सर्विसेज। The internal audit activity may provide assurance services where it had previously performed consulting services provided, वो कह रहे हैं कि अगर इंटरनल ऑडिटिंग टीम के मेंबर्स जो हैं, अगर कोई ऑडिटिंग फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं जहां पर उन्होंने पहले कोई कंसल्टिंग सर्विसेज दी थी, तो वो ऐसा कर सकते हैं, बट द कंडीशन इज, अब एग्जाम्पल से भी क्लियर करेंगे, प्रोवाइडेड मतलब सब्जेक्ट टू कंडीशन। कंडीशन क्या है, the nature of the consulting did not impair objectivity and provided individual objectivity is managed when assigning resources to the engagement। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि एग्जाम्पल, एक नया एग्जाम्पल बनाते हैं, रॉबर्ट वाला बहुत हो गया, चलो लेट्स मेक अ न्यू एग्जाम्पल ओवर हियर। क्या कहना चाहते हैं ये, सॉरी, चलो, अब यहाँ पे वो पता है क्या कहना चाहते हैं, जो हम ये पूरी एक्सप्लेनेशन पढ़ के आए हैं। सपोज आप ना ऑडिटिंग के साथ आप मैनेजमेंट कंसल्टेंसी भी देते हैं, आपकी बहुत बड़ी सीपीए ये फर्म है, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी भी देते हैं अलॉन्ग विद द इंटरनल ऑडिट। सो एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेट्स नेम दैट ऑर्गेनाइजेशन सेम्युअल्सन आईएनसी है कोई। अब ये जो सेम्युअल्सन आईएनसी है, अब ये जो आईएनसी है, इसके इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी, मतलब सारे इंटरनल ऑडिट टीम मेंबर्स, लेट्स सपोज मिस्टर आई है जो चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव है, इंटरनल ऑडिट टीम का जो हेड है, एक मिस्टर एम है और एक मिस्टर टी है। ठीक है, ये सारे इंटरनल ऑडिट टीम के मेंबर्स हैं, इंटरनल ऑडिट टीम मेंबर्स। लेकिन अब इस ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर हेड से बात हुई और वो उन्हें कोई मैनेजमेंट कंसल्टेंसी देनी है इसी ऑर्गेनाइजेशन को, सेम्युअल्सन आईएनसी को ही। तो मिस्टर आई जो चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव है, वो इंटरनल ऑडिट के साथ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी उसका बहुत अच्छी वो देते हैं। तो सैमुअल्सन आईएनसी को अगर वो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी देता है ना, कंसल्टिंग सर्विस की बात हो रही है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, तो या तो डायरेक्टली हो सकता है, सपोज इसका कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, बहुत सारे, देखो बोर्ड में बहुत सारे डायरेक्टर्स हो सकते हैं, सपोज 10 डायरेक्टर्स हैं इस कंपनी के। वन ऑफ द डायरेक्टर जो थोड़ा एक पैसिव मोड में है ना, डॉर्मेंट वाला, मतलब कह लीजिए स्लीपिंग है डायरेक्टर, ज्यादा एक्टिव नहीं है, वो एक मीटिंग में आता है जिस मीटिंग में इंटरनल ऑडिटर्स भी हैं, और उसको बाय डिफॉल्ट पता नहीं है, वो पहले से कॉन्वर्सेशन कर रहा था मिस्टर आई थे मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के लिए। तो मिस्टर आई की जो चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिसको नहीं भी पता था उस डायरेक्टर को, तो वो उसको पहले से बताए, लुक मैं मेरा यहाँ पर मैं डिस्क्लोजर देना चाहता हूँ, यहाँ पर ये चीज है, डिस्क्लोजर मस्ट बी मेड टू द एंगेजमेंट क्लाइंट प्रायर टू एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट, है ना। यहाँ पर दो तीन चीजें, या तो वो एक्टिवली वहां पर ऑडिट कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंसिवली मैं प्रॉपर एग्जाम्पल बनाती हूँ। देखो, इन्होंने इंटरनल ऑडिट कैरी आउट किया 23-24 में, ठीक है। सपोज उसके बाद कोई नया इंटरनल ऑडिटर आ चुका है एंड बोर्ड में भी सारे मेंबर चेंज हो चुके हैं,
सपोज पहले जो 10 के 10 डायरेक्टर से चेंज हो गया, अब नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ गए, किसके, सैमुअल्सन आईएनसी के, न्यू बोर्ड आ गए, सारे सब मेंबर नए हैं। तो अगर ये मैनेजमेंट कंसल्टेंसी देने के लिए सैमुअल्सन आईएनसी को इन न्यू बोर्ड मेंबर्स ने चुना है, तो इस मिस्टर आई की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ये बाकायदा डिस्क्लोजर करें क्लाइंट को कि हम यहां पर पहले ऑडिट कर चुके हैं। क्लियर हुआ? इंटरनल ऑडिट, ये मैंने एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल बनाया है, आप पूरा एक्सप्लेनेशन दोबारा पढ़ेंगे और फिर उस पर वापस आएंगे। द इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी मे प्रोवाइड अश्योरेंस सर्विसेज, कोई दूसरी कंसल्टेंसी सर्विसेज भी दे सकते हैं, ऑडिट सर्विसेज दे सकते हैं, विच हैड प्रोवाइडेड परफॉर्म्ड कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड द नेचर ऑफ कंसल्टिंग डिडंट इम्पेयर। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस एग्जाम्पल को चेंज करना चाहूंगी, एक ही आपके लिए थोड़ा, लेट्स से पहले एक पर्सन है मिस्टर एम, मिस्टर एम की फर्म है, वो ऑडिट भी फंक्शन परफॉर्म करता है और ऑडिट के साथ साथ वो कंसल्टेंसी देता है, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी ही ले लेते हैं। एक सिंपल एग्जांपल बना के आपको समझाती हूँ, है ना, क्योंकि एग्जांपल्स बहुत सारे हो सकते हैं। ये ऑडिट भी करता है, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी भी देता है। अब पास्ट में इसने अगर कंसल्टेंसी प्रोवाइड करी थी, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, अब हम रिवर्स एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, पास्ट में अगर कंसल्टेंसी प्रोवाइड करी थी, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, यही एक एबीसी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि फ्यूचर में जाके अगर कोई यहाँ पर इंटरनल ऑडिट का कोई उसको टास्क मिल रहा है, तो पहले से प्रायर इंटीमेशन दे कि मैं तो पहले आप लोगों को, बोर्ड में हो सकता है मेंबर सारे चेंज हो चुके हो, प्रायर इंटीमेशन देना फर्ज बनता है कि मैं तो पहले इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ चुका हूँ, मैं पहले आपको मैनेजमेंट कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करता था, और अब मुझे आप ऑडिट की पोजीशन देना चाहते हैं, इंटरनल ऑडिट की, बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपके नॉलेज में लेकर आऊं कि मैं यहाँ पर पहले कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता था, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल हो गया। जो हमने पहले एग्जांपल पढ़ा था और इस एग्जांपल में मेजर चेंज क्या है, हम उसको थोड़ा एक्टिव मोड में रख रहे थे, है ना, दोनों चीजों को, कि बोर्ड चेंज हुआ था बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है एग्जाम्पल, मैंने सिंपल एग्जाम्पल बना दिया आपके लिए। पास्ट में कंसल्टेंसी प्रोवाइड करी, सपोज मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, फ्यूचर में ऑडिट मिल रहा है तो पहले डिस्क्लोजर दीजिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एज सिंपल एज दैट। अब क्लियर हो गया सबको? बिल्कुल संदीप, ये लीगल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप ऐसा कर सकते हैं, कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर पास्ट में तो फ्यूचर में जाके ऑडिट कर सकते हैं। क्योंकि एक जब एक टाइम पीरियड होता है ना, कूलिंग पीरियड लैप्स हो जाता है, वैसे तो वो एक्सटर्नल ऑडिटर्स के केस में होता है, इंटरनल ऑडिटर्स में एक कूलिंग पीरियड भी नहीं होता। तो आप बिल्कुल पास्ट में आप कोई और फंक्शन परफॉर्म करते थे बट अभी के लिए वो फंक्शन नहीं कर रहे हो, तो इंटरनल ऑडिटर की तरह आप काम कर सकते हो, इसमें कोई भी एज सच वो नहीं है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। अब आगे बढ़ते हैं 2.4 यूनिट की तरफ, सब यूनिट की तरफ, ऑडिटर प्रोफिशिएंसी। सो ऑडिटर को काम ऐसे करना चाहिए कि वो एक अपना काम समझ के करे, जैसे कि इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में भी थोड़ा सा डिटेल में इसको पढ़ने की कोशिश करी थी, कि जैसे उसका खुद का काम है ना, तो ये उसकी ड्यूटी बनती है। अब आगे प्रोसीड करते हैं। ये थोड़ा सा एक रेपिटेशन आया तो मैं इसको फास्ट ट्रैक पे कवर कर देती हूँ, क्योंकि ये हम प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड ड्यू केयर आई बिलीव कर चुके हैं, एम आई राइट, लास्ट सेशन में। तो एक बारी मैं इसको फास्ट ट्रैक पे ले लेती हूँ कि आपके अंदर वो नॉलेज, वो स्किल, वो कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए, तभी आप इंटरनल ऑडिट का टास्क परफॉर्म कर पाएंगे, अदरवाइज आप इंटरनल ऑडिट का टास्क नहीं कर सकते। देवांशी का बहुत प्यारा क्वेश्चन आया है कि मैम, अगर इंटरनल ऑडिट और कंसल्टेंसी दोनों एक साथ करनी हो तो उसमें कैसे डील करेंगे? बहुत प्यारा क्वेश्चन है देवांशी, वेल डन बेटा जी, अच्छा क्वेश्चन है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में फिर डिपार्टमेंट्स अलग अलग होने चाहिए। जैसे कि अगर आप आईटी डिपार्टमेंट का ऑडिट नहीं कर रहे, वो हमने लिया था ना एक एग्जांपल, आईटी डिपार्टमेंट को ऑडिट नहीं करे, दूसरे डिपार्टमेंट्स को ऑडिट कर रहे हो, तो आईटी डिपार्टमेंट को कंसल्टेंसी दीजिए, क्या दिक्कत है? ठीक है जी, चलिए। सो ये वाला एस्पेक्ट हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं, एम आई राइट एवरीवन? जहां तक हमने प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड ड्यू केयर की बात करी थी, देवांशी, मुस्कान, यू रिमेम्बर? जी।
तो हम आगे प्रोसीड करेंगे बिकॉज ये वाला पार्ट हम कवर कर चुके हैं। एंड सौरभ, आप इसके विद रिस्पेक्ट टू जाके जो है लेक्चर नंबर 1 2 3 4 को डेफिनेटली देखना, वहां से आपको एक और कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क, 1 सेकेंड। सो ये भी हम कर चुके हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह ये पूरा हो गया था। इंटरनल ऑडिट रिसोर्सेज का इंटरनल एक्सटर्नल कर चुके हैं ऑलरेडी। एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर का हो गया। ड्यू प्रोफेशनल केयर एंड कॉन्टिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट ये पेंडिंग है, एम आई राइट? 2.6 नहीं कवर किया अभी, क्योंकि वहां पर मैंने वो जो एक इनिशियली लेक्चर में कवर किया है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज हाईली टेस्टेड एरिया इन द एमसीक्यू। आजकल जो एग्जाम आ रहा है उस सेक्शन में से बहुत भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। सो ये चैप्टर अच्छी खासी वेटेज रखता है, तो वो चीजें मैंने आपको एक बारी दोबारा डिटेल में इसलिए बताई हैं, उसका सोल रीजन बस यही है। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। ड्यू प्रोफेशनल केयर एंड कॉन्टिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ऑब्वियसली अगर आप किसी बॉडी के मेंबर बनते हैं, जैसे अभी आप जब तीनों पार्ट्स क्लियर कर लेंगे सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर के, तो आप इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर में मेंबरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, उसके मेंबर बनेंगे, तो उसके जो भी कोड ऑफ एथिक्स हैं, जो उनके प्रोफेशनल गाइडलाइंस हैं, उसको आप बिल्कुल फॉलो करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। The internal audit activities, policies, and procedures, they provide a systematic and disciplined approach to the planning, executing, and documenting the internal audit work। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा इसके बारे में कवर किया था, बट यहाँ पर एक डिटेल चीज आपको और बतानी है कि जब भी हम इंटरनल ऑडिट की बात करें, तो एक तो आपको बॉडी की जो गाइडलाइंस हैं वो तो आप फॉलो करोगे ही करोगे, उसके अलावा ये क्यों रिपीट करने का रीजन है, अगर ऑर्गेनाइजेशन ने जिसका आप ऑडिट कैरी आउट कर रहे हो, जैसे कि गिवन एग्जांपल में आप सपोज सैमुअल्सन आईएनसी का कर रहे थे, जो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, एंटिटी है, सॉरी, जो एंटिटी है जिसका आप ऑडिट कर रहे हो, उसके भी जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, और ऑडिट आप उसके अकॉर्डिंगली ही कैरी आउट करेंगे। हाईली टेस्टेड एमसीक्यू एरिया, क्योंकि ये चैप्टर अब आपका फिनिश होने की कगार पे है, which is the first chapter for this new batch, है ना, newly introduced batch। तो इसमें आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप पूरे के पूरे एमसीक्यू भी अटेम्प्ट करेंगे, और जहां जहां मुझे लग रहा है हाईली टेस्टेड एरिया है नाउअडेज, तो उसमें मैं रेपिटेशन कर रही हूँ ताकि उस सेक्शन को आप पूरा पक्का कर लें कि उसमें से कहीं से भी कुछ आ जाए, यू आर इन अ रेडी ऑन पोजीशन टू गिव योर आंसर्स। तो चलिए, तो एक तो आपको बॉडी की गाइडलाइंस, आप जिस बॉडी के मेंबर बने हैं वो तो करेंगे ही करेंगे, और जिस ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट कर रहे हैं उसके पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को समझना और उसके अकॉर्डिंगली अबाइड बाय करना, कंप्लाई करना, कि ऑर्गेनाइजेशन जिस भी मतलब जो भी पॉलिसी और प्रोसीजर अपनी ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज के लिए या फिर क्लाइंट्स के लिए जो भी सारे नॉर्म्स बनाती है, उससे आप वेल वर्स्ड होने चाहिए एज एन इंटरनल ऑडिटर, एंड यू शुड ऑल्सो कंप्लाई, और प्रोफेशनल केयर के साथ आप काम करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है, ये वाला जो पार्ट था रीजनेबली कॉम्पिटेंट एंड प्रूडेंट, ये भी हम कर चुके हैं। कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की अब बात देखते हैं, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में इसको डिटेल में कवर किया था। ये इंपॉर्टेंट है, जो हमारा एक ब्रॉडर टर्म में आज का लेक्चर फोकस रहेगा जिसपे, कॉन्टिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बेटा जी, जब आप, ये मैंने इसलिए यहां पर स्क्रॉल डाउन किया है क्योंकि लास्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में हम डिस्कस करके आ चुके हैं इसका, ठीक है। तो फॉर्मली एक डिटेल डिस्कशन आज के सेशन के हिसाब से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक आपको क्विक रिकैप भी देना था और जो हाईली टेस्टेड एमसीक्यू एरियाज हैं वो भी आपको बताने थे। अब बेटा, जब आप किसी बॉडी के मेंबर बनते हो एज अ सीआईए, आप आईआईए के मेंबर हो, तो आपको कॉन्टिन्यूसली अपने आप को अपग्रेड करना है, और आपके लिए मैंडेटरी है कि जो भी, चाहे आप प्रैक्टिसिंग सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर हैं, चाहे आप नॉन प्रैक्टिसिंग सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर हैं, दोनों ही सर्कमस्टांसिस के अंदर आपको कुछ आवर्स जो हैं वो अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा प्रोफेशनल एजुकेशन में। चाहे आप सेमिनार अटेंड करो, कोई वर्कशॉप्स अटेंड करो, अपना नॉलेज बेस एनहांस करो, तो वो मैंडेटरी है।
अगर आप प्रैक्टिसिंग सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर हैं तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में 40 आवर्स ट्रेनिंग का टाइम है, ज्यादा है। नॉन प्रैक्टिसिंग सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर्स हैं, जॉब में हैं, तो 20 आवर्स हर साल। साल में आपको 40 घंटे, अगर आप प्रैक्टिसिंग सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर हैं तो अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा वर्कशॉप्स अटेंड करके, क्योंकि जब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन की तो उसमें सब आ गया, वर्कशॉप्स आ गई, कोई सेमिनार अटेंड किया है, कोई वीडियोस वॉच कर रहे हो, कोई अपडेशन आई है उसके विद रिस्पेक्ट टू, तो वो सारे कॉन्टिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन का पार्ट ही माने जाते हैं। अगर प्रैक्टिसिंग हो तो 40 आवर्स है पर ईयर, नॉन प्रैक्टिसिंग हो तो 20 आवर्स पर ईयर है, जिसमें 2 आवर्स एटलीस्ट, मतलब 2 या 2 से ज्यादा घंटे एटलीस्ट एथिक्स ट्रेनिंग के जरूर होने चाहिए, ताकि आप अपना जो काम है बहुत ही सेटिस्फैक्शन के साथ कर पाएं। अब आगे प्रोसीड करते हैं। हाँ, अभी का क्वेश्चन है कि मैम वर्कशॉप कहाँ होती है, कैसे पता चलता है? बेटा जब आप बॉडी के मेंबर बनते हो ना, आपको अलर्ट नोटिफिकेशंस आते हैं मेल पे, ठीक है। चलिए अब आगे प्रोसीड करते हैं। जितने भी क्वालिफाइंग सीपी एक्टिविटीज हैं, कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल एजुकेशन एक्टिविटीज, तो वो आपके कहीं ना कहीं आपकी जो एक स्किल है, कॉम्पिटेंसी है, उसको इंप्रूव करते हैं इंटरनल ऑडिट की। देखो यहाँ पर इन्होंने लिख भी दिया, एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर एग्जांपल सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, टेक्निकल सेशंस, है ना, कोई अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इवन कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आप कोई कोर्स लेते हैं ऑडिटिंग के एरिया में ही, तो भी सारा उसी का पार्ट माना जाएगा। देन इवन आप पब्लिकेशंस को रेफर कर रहे हैं या वॉलेंट्री बेसिस पे आप किसी सब्जेक्ट मैटर किसी एरिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑडिट फील्ड के अंदर ही, या फिर कोई एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो इन सारी सिचुएशंस में ये मान लिया जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन के रूट के थ्रू आप क्या करें, अपना नॉलेज बेस जो मैंडेटरी भी है 40 घंटे प्रैक्टिसिंग के लिए, 20 घंटे अगर आप जॉब में हैं तब भी अपने आप को एनुअली 40 और 20 घंटे प्रैक्टिसिंग एंड नॉन प्रैक्टिसिंग सीआईए के केस में अपने आप को अपडेट करते रहना है। वर्कशॉप, सेमिनार, कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटी से ऑडिट का ही कुछ कर रहे हो कोर्स, तो वो सारी चीजें आप बिल्कुल करते रहें। नेक्स्ट आगे आता है, अब मैं चैट बॉक्स पे आ जाती हूँ, कुछ मैसेजेस आए हैं। यस बेटा, देवांशी, ये पर ईयर का है, 40 आवर्स पर ईयर एंड 20 आवर्स पर ईयर। नेक्स्ट आता है क्वालिटी अश्योरेंस एंड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट। एक इंटरनल ऑडिटर का जो टीम का हेड है, ही मस्ट डेवलप एंड मेंटेन अ क्वालिटी अश्योरेंस एंड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। क्या है, जैसे हमने गिवन एग्जांपल में थोड़ा ऊपर आते हैं, ये रॉबर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जैसे गिवन एग्जांपल में क्लियर कर लेते हैं कि इसके अंदर जो 4 पर्सन ऑडिट टीम के काम कर रहे हैं उनको कॉन्टिन्यूसली ट्रेन करना। कोई नया ऑडिट का असाइनमेंट आया तो पहले देख लेना कि वो उनमें वो कॉम्पिटेंसी है कि नहीं। चलो मान लिया कॉम्पिटेंसी है, टाइम टू टाइम उन्हें और ट्रेनिंग देना, उनकी पीरियोडिकल असेसमेंट करना, ये सारा बेटा किसका पार्ट बनेगा, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग अ क्वालिटी अश्योरेंस और इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। इन्हीं चीजों को तो बोला जाता है, मॉनिटरिंग, सुपरविजन, पीरियोडिकल असेसमेंट, देन उसके बाद कोई नया असाइनमेंट ऑडिट वाला लेने से पहले उनको वो स्किल्स इंपार्ट करना, तो यही तो है क्वालिटी अश्योरेंस एंड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। अब आगे बढ़ते हैं और इसी का डिटेल डिस्कशन देखते हैं। अ क्वालिटी अश्योरेंस एंड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम इज बेसिकली डिजाइन फॉर व्हाट, कि जितने भी इंटरनल ऑडिट के टीम मेंबर्स हैं वो सक्षम है, स्किल एंड कॉम्पिटेंट है, ताकि जो इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी है वो स्टैंडर्ड्स के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली हो पाए, और इंटरनल ऑडिटर्स जितने भी हैं टीम में वो कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करें, उनमें वो एफिशिएंसी है कि नहीं, कि वो पूरी इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी में इफेक्टिवनेस लेके आ सकें, ठीक है। एंड कोई फर्दर अगर आपको लगता है, जैसे गिवन एग्जांपल में हमें देखा कि भाई कोई अपडेशन आ रहा है इंटरनल ऑडिट के डोमेन के अंदर भी, तो आपकी ड्यूटी बनती है, चाहे नया असाइनमेंट नहीं भी मिल रहा, अगर कुछ अपडेट आया है तो अपने टीम मेंबर्स को बताओ, है ना। यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल, एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इंटरनल ऑडिटर्स के टीम के हेड की, जो कि होता है चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव। चलिए अभी का क्वेश्चन है कि मैम जो आवर्स वाला आपने वो ट्रेनिंग का है वो दोबारा रिपीट करेंगे? श्योर, वो ऐसे मैं एक बारी क्विक उसका आपको एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ, फिर आप रिकॉर्डिंग में भी इस लेक्चर को जब देखेंगे तो बड़ा डिटेल में देखिएगा, स्लो डाउन करके स्पीड, बट अभी के लिए मैं आपको क्विकली बता देती हूँ। अभी बेटा उसमें हमने ये बोला है कि अगर आप एक बारी सीआईए के तीनों पेपर क्लियर करके इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर के बॉडी के मेंबर भी बन गए हो, तब भी सालाना आपको हर साल 40 घंटे, अगर आप प्रैक्टिसिंग सीआईए हो और अगर जॉब में है
तो 20 घंटे एनुअली आपको अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ेगा, जिसके लिए आप चाहे वर्कशॉप अटेंड करो, कोई सेमिनार अटेंड करो, ऑडिटिंग का कोई और एडवांस कोर्स कर लो, ये वो कहना चाहते हैं। इज दैट क्लियर अबे? I hope I am clear so that I can proceed further. जी, all right. So next हमारा जो इंटरप्रिटेशन गाइडेंस क्वालिटी एश्योरेंस एंड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम को लेकर इसके फीचर्स यही हैं कि इसका फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, ऑपरेटिंग एंड मैनेजिंग द इंटरनल ऑडिट। क्योंकि हमारा जो वेरी इंपॉर्टेंट, अगले 5 मिनट पूरा 100% फोकस रखिएगा, इंटरनेशनल प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस फ्रेमवर्क, उसके हिसाब से आपको प्रॉपरली जो इंटरनल ऑडिट का टास्क है वो आपको परफॉर्म करना है। हाँ, इसके सर्टिफिकेट्स वगैरह मिलते हैं बिल्कुल अभी, ठीक है जी। जो आपका रेलेवेंट क्वेश्चन है कि कोई सेमिनार वर्कशॉप, ऑब्वियसली उसका आपको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलता है, अभी तो आप एज एन एविडेंस उसको शो करोगे बॉडी को, आईएए को। चलिए, अ वेल डेवलप्ड क्वालिटी एश्योरेंस एंड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम ensures that the concept of quality is embedded in the internal audit activity and all of its operations. Very important. एग्जाम्पल से जब तक मैं नहीं आपको समझाऊंगी ना, मुझे तो संतुष्टि होनी ही नहीं है। मैं क्या कहना चाहती हूँ, चलो इसी एग्जाम्पल में आते हैं। 4 पर्सन रॉबर्ट के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक रॉबर्ट इंडिविजुअली हर किसी का टास्क मॉनिटर और सुपरवाइजर करने के साथ खुद रिव्यू नहीं करता दोबारा से, क्या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी श्रेड कर सकता है रॉबर्ट? द आंसर इज नो, नॉट एट ऑल। तो यही वो यहाँ पे कहना चाहते हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस एंड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में आपके इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी, यानी कि जितने भी पर्सन आपके अंदर काम कर रहे हैं, जो भी आप इंटरनल ऑडिट के ऑपरेशन हो रहे हैं, उसमें क्वालिटी हर जगह मेंटेन रहे। इसके लिए उनकी पीरियोडिकल टाइम टू टाइम, जैसे हर 2 हफ्ते के बाद उनका टास्क रिव्यू कर लिया चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव में, और कॉन्टिन्यूसली जो लगता है कि नए टीम मेंबर्स हैं उनका हर 2 दिन के बाद टास्क देखा, रिव्यू करा। तो यही तो सारा पार्ट है किसका, क्वालिटी अश्योरेंस एंड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। और अगर बात की जाए क्वालिटी अश्योरेंस एंड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम की, तो इसमें 5 मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। पहला, इंटरनल असेसमेंट। दूसरा, एक्सटर्नल। देन communication of quality assurance and improvement program results, proper use of a conformance statement and disclosure of non-conformance। जितना ये लग रहा है ना पेचीदा टाइप है ना, पॉइंट्स आ गए 5, उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। एंड लेट्स मेक अ निमोनिक एज वेल इफ इट इज रिक्वायर्ड, है ना। असेसमेंट्स के विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल है, तो इसके लिए इंटरनल के लिए आई आ गया, एक्सटर्नल के लिए ई आ गया। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, रिजल्ट्स। रिजल्ट्स के लिए हम ले लेते हैं आर। देन conformance statement and disclosure, conformance and disclosure, और इसको यहां पर गैप कर देते हैं, ये ज्यादा अच्छे से रिमेंबर होगा। IERCD कैसे रिमेंबर करोगे, जब जब वो घड़ी आएगी कि क्वालिटी एश्योरेंस एंड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के कंपोनेंट्स की बात की जाएगी, क्वालिटी इंप्रूव रहनी चाहिए, रहनी चाहिए, उसके लिए IERCD से आपको क्लिक कर सकते हैं सारे पॉइंट्स। पहला इंटरनल असेसमेंट, दूसरा एक्सटर्नल असेसमेंट, फिर मैं इनको एक्सप्लेन भी करूंगी। तीसरा उसकी प्रॉपर क्या, आर से हमने करा था रिजल्ट्स। देन कंप्लायंस विद द स्टैंडर्ड्स, एंड अगर ऐसा कुछ जहां पर कंफॉर्मेंस नहीं लग रही, प्रॉपर डिस्क्लोजर देना। ठीक है, अब इसका बेटा पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको समझाती भी हूं। चलिए, इंटरनल असेसमेंट की जहां तक हम बात बोलेंगे, तो वहां पर यही मतलब है, मतलब एज एन ऑडिटर, इंटरनल ऑडिट टीम का हेड जो सीए है, हर किसी के टास्क को चेक कर रहा है। यही अगर कोई और आके पर्सन, एक्सटर्नल असेसमेंट का क्या मतलब है, कोई और आउटसाइड द इंटरनल ऑडिट टीम के अलावा कोई और पर्सन चेक कर रहा है वर्क को, दिस इज एक्सटर्नल। और फिर रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, चीफ मैनेजरियल हेड को, सीईओ सीएफओ को, और देखो कि कंफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली हुई है कि नहीं हुई है, ऑडिट अच्छे तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है। एंड अगर जहां पर कोई कंप्लायंस नहीं हुई, तो उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए कि ये काम ऐसे क्यों नहीं हुआ। दिस इज व्हाट दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट। और इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, IERCD से। ओके, इंटरनल असेसमेंट, एक्सटर्नल असेसमेंट, रिजल्ट्स, कंफॉर्मेंस एंड डिस्क्लोजर। चलिए, अगर हम बात करें क्वालिटी अश्योरेंस एंड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम को कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं, क्या उसके रिक्वायरमेंट्स हैं, तो टाइम टू टाइम मेजर्स करें कि टीम अच्छे से काम कर रही है नहीं कर रही है। इंटरनल ऑडिट का कितना हमने टाइम स्टिपुलेट करा था, ऑडिट प्लान ऑफ एक्शन डिजाइन करते वक्त कितना टाइम लगा है, क्या रिकमेंडेशंस हैं, आपका क्लाइंट्स कितना सेटिस्फाइड है, तो उसके अकॉर्डिंगली टाइम टू टाइम, इट्स एन ऑनगोइंग
जब भी हम क्वालिटी अश्योरेंस एंड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम की बात करेंगे ना बेटा, क्वालिटी अश्योरेंस एंड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, ये हमेशा एक ऑनगोइंग टास्क है, परपेचुअल है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार किया एंड दैट्स इट, नो, नॉट लाइक दैट। आपको कॉन्टिन्यूसली करते रहना पड़ेगा ताकि ऑडिट टीम और अच्छे से टास्क परफॉर्म करे। अगर इंटरनल ऑडिट के टीम के हेड की बात की जाए, सीएई की, कि उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस क्वालिटी एश्योरेंस एंड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम को लेकर, तो सबसे पहला तो यही है, खुद को तो सब पता हो उसको, उसको इंटरनेशनल प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस फ्रेमवर्क का नॉलेज होना चाहिए, बॉडी के क्या कोड ऑफ एथिक्स हैं उसका प्रॉपर पता होना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है इंटरनल ऑडिटिंग टीम से। ठीक है, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है, सीएई की। इसी पॉइंट ए में ये सारी चीजें ये कहना चाहते हैं। उसके बाद पिरियोडिकली इवेलुएट करें। ठीक है, कोई एडजस्टमेंट है, कोई चेंज की रिक्वायरमेंट है, कोई रेकमेंडेशन देनी है, तो ये कौन सारी चीजें करेगा, सीएई। ये पॉइंट नंबर ए में और पॉइंट नंबर बी में बात कर रहे हैं। अगर हम फर्दर बात करें एट्रीब्यूट स्टैंडर्ड 1310 की, तो उसमें यही लिखा हुआ है, जब भी हम क्वालिटी एश्योरेंस एंड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम की बात करेंगे तो उसमें इंटरनल असेसमेंट भी आ जाएगी और एक्सटर्नल भी आ जाएगी। इंटरनल असेसमेंट में हमारा क्या हो जाएगा, ऑनगोइंग मॉनिटरिंग, लगातार उनका रिव्यू करते रहो वर्क एज एन इंटरनल ऑडिटर। आप लगातार जो है इंटरनल ऑडिटर के टीम के हेड हैं, सीएई लगातार मॉनिटर करता रहे। पीरियोडिकली कुछ 2 हफ्ते बाद, 1 मंथ के बाद कर रहा है, वो पीरियोडिकल हो गया। और एक्सटर्नल असेसमेंट का क्या मतलब है फिर, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल असेसमेंट का मतलब ये है, इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर एन इंडिपेंडेंट असेसर और असेसमेंट टीम टू कंक्लूड कि जो भी ऑडिटिंग का टास्क परफॉर्म हो रहा है इंटरनल ऑडिट का, तो उसको हम एक्सटर्नली भी असेस करवाएं फर्दर इंप्रूवमेंट के लिए, एटलीस्ट वंस इन एवरी 5 years, 5 साल में एक बार तो ऐसा होना चाहिए। एक इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ऑडिटर आके पीछे से, मतलब कोई और टीम मेंबर आके, ऑडिटर आके, जो भी इंटरनल ऑडिटर्स ने काम किया है 5 साल में एक बार वो उनका सारा वर्क चेक करे। एंड ही शुड बी क्वालिफाइड इंडिपेंडेंट कॉम्पिटेंट एंड प्रोफेशनल एक्सटर्नल असेसर। एक एक्सटर्नल ऑडिटर आके 5 साल में एक बार किसी ऑर्गेनाइजेशन का अगर इंटरनल ऑडिट ऑपरेशन कैरी आउट हो रहे हैं, तो एटलीस्ट 5 साल में एक बार आके उन इंटरनल ऑडिटर्स का भी कौन क्रॉस चेक करे वर्क, एक एक्सटर्नल ऑडिटर जो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जो इंटरनल ऑडिट टीम के साथ लिंक भी नहीं होना चाहिए उसका। ये वो यहां पर कहना चाहते हैं। चलिए आगे प्रोसीड करेंगे। डेमिंग साइकिल, इट्स अ कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट मॉडल जो कि एडवर्ड डेमिंग ने दिया है। प्लान, डू, चेक एंड एक्ट, इसका क्या मतलब है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या एक्सपेक्टेशन है कि इंटरनल ऑडिट कैसे कैरी आउट हो, बॉडी के क्या स्टैंडर्ड्स हैं इंटरनेशनल प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस फ्रेमवर्क के। देन उसके साथ साथ आपको डेटा कलेक्ट करना है, दैट इज डू के अंदर आ गया। चेक, एक्चुअल रिजल्ट्स को एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करें। और एक्ट का मतलब है प्रोवाइड फीडबैक। तो पीडीसी ये याद रखना है डेमिंग साइकिल में, प्लान, डू, चेक, एक्ट, क्वालिटी अश्योरेंस एंड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम को एक फर्दर डायरेक्शन देने के लिए। इसमें हमेशा याद रखें, प्लान, डू, चेक, एक्ट में जब भी आप प्लान बना रहे हो उसका भी डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए प्रॉपर, कि जो भी आप सोच रहे हो कि इस तरीके से हम ऑडिट कैरी आउट करेंगे, वो पूरा डॉक्यूमेंटेशन में लिख लीजिए, ये स्टैंडर्ड्स हैं, ये एक्सपेक्टेड प्रैक्टिसेस हैं, जो हम इस तरह से ऑडिट कैरी आउट करेंगे, प्रॉपरली डॉक्यूमेंट कर लीजिए। देन डू में जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंगली ही आप ऑडिट टास्क परफॉर्म करोगे। चेक का मतलब है कि रिव्यू करें टास्क को इंटरनल। सबसे इंपॉर्टेंट, जब हम चेक की बात करते हैं, क्या टारगेट सेट किया था, एक्चुअल परफॉर्मेंस टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, क्या कोई इंप्रूवमेंट या रिव्यूअल की नीड है। और यहां पर हमेशा इंटरनल ऑडिटर जो है, हमेशा याद रखें ऑडिट मेमो। अगर एक इंटरनल ऑडिटर को कोई रेकमेंडेशन देनी है तो वो इसके थ्रू देते हैं। ठीक है, कि भाई यहां पर देर इज अ नीड फॉर चेंज, प्लीज गो अहेड, ये हमारी रेकमेंडेशन है। कोई भी इंप्रूवमेंट वाला एरिया लगता है तो ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर स्पेसिफिकली जब कोई रेकमेंडेशन देता है तो वो ऑडिट मेमो के थ्रू देता है। अब आगे बढ़ते हैं। अंडरटेकिंग इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव्स एंड डॉक्यूमेंट्स लेसन्स लर्नड, एक्ट करने की बारी आई है कि जो भी चीजें आपने करी हैं, है ना, उसके विद रिस्पेक्ट टू फीडबैक देना इम्प्रूवमेंट वगैरह के लिए। फाइनली ये चीजें हमने पहले भी एक बारी डिस्कस करी थी। इंटरनल असेसमेंट में हमारा मॉनिटरिंग आ गई, पीरियोडिकल असेसमेंट आ गई। ठीक है,
उसी चीज को इन्होंने इस इंटरप्रिटेशन में रिपीट किया हुआ है। और यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये sufficient knowledge of internal audit practices requires at least an understanding of the all elements of international professional practices framework। IPFF के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली आपको क्या कैरी आउट करना है इंटरनल ऑडिट, चाहे आप ऑनगोइंग की बात करें जो हमेशा चलता रहता है, रेगुलर सुपरविजन, रेगुलर रिव्यूअल वगैरह, कौन करता है? CAE, चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव, जो इंटरनल ऑडिटेड टीम का हेड है, बाकी ऑडिटर्स की परफॉर्मेंस चेक कर रहा है वो, या फिर पीरियोडिकल असेसमेंट टाइम टू टाइम, हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, जो भी वो चेक कर रहा है। तो एटलीस्ट उसको किस चीज का नॉलेज होना चाहिए, तभी वो चीज ये अच्छे से कर पाएगा। इंटरनेशनल प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस फ्रेमवर्क का अगर उसको खुद को नॉलेज है, जो कि हम यूनिट नंबर 1 में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपको अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना है कि इंटरनेशनल प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस फ्रेमवर्क को उसको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही एक डिटेल मैनर में उसके विद रिस्पेक्ट टू उसको नॉलेज होना चाहिए, ताकि वो अपने इंटरनल ऑडिटिंग टास्क को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाए। देन फर्दर इंटरनल असेसमेंट एंड एक्सटर्नल असेसमेंट्स की बात आती है, जो कि फिर फर्दर डिटेल में है, जो कि हम कल के सेशन में इसको कंप्लीट कर लेंगे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल असेसमेंट। क्योंकि एक तो हमारा ये आ जाएगा इंटरनल एंड एक्सटर्नल असेसमेंट्स, फिर उसके बाद रिपोर्टिंग ऑन क्वालिटी एश्योरेंस, है ना। 2.8 एंड 2.9 कल ही हम पूरा अपना नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद अब वो घड़ी आ चुकी है जब आप MCQ अटेम्प्ट करें इस चैप्टर की, और जहां पर भी कोई दिक्कत आ रही है, प्लीज बी रेडी टू कोऑर्डिनेट विद मी फॉर योर परफॉर्मेंस रिव्यूअल। और अगर कहीं भी कुछ MCQ नहीं समझ में आता, तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो। ओके, let me just stop this recording for today.